Namaste to all Sangam Talk viewers. Today we have Amit Agarwal ji with us for a very insightful session on his book, which is called The Never Ending Conflict: Episodes from Indic Resistance. Amit ji is an engineer by profession, and he's already authored 2 books on Indian history. So I would like Amit ji to give a brief introduction about himself before we start talking about the book. So I am Amit Agarwal. I am a mechanical engineer from IIT Roorkee, and I have written 2 books on Indian history. One is Swift Horses, Sharp Swords, and another is A Never-Ending Conflict, which is the topic of today's discussion. Congratulations on your book, sir. Thank you. It's a very comprehensive yet a very simple book. So I would like to congratulate you. Thank you. And to begin with, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने ये टाइटल क्यों चूज करा अपनी बुक के लिए? Thank you. The title is A Never-Ending Conflict. Actually, the book is about the Hindu-Muslim binary. Overall, the theme is Hindu-Muslim binary, and we are fighting for the last, I think, 1200 years. The first attack was on, I think, 670 CE. So since then, we are fighting with each other, and we are unable to live together. So every month there's some riot or social strife. So for that purpose, it's a never-ending conflict. Conflict is never ceasing. It is going on for the last so many years, thousands of years. So I think the title is very apt for this. Right, sir. सर, आपने अपनी बुक में हिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स दिखाए हैं जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद हमें कभी बताई नहीं गई है, कभी पढ़ाई नहीं गई है. तो क्या आप हमारे ऑडियंस को वो चैप्टर्स थोड़े से ब्रीफली बताना चाहेंगे यहाँ पर? इस बुक के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है. मैंने वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बुक्स इसके लिए पढ़ी मैंने इसके लिए. तो मैंने इसमें जो ऑल आउट एंड आउट जो लेफ्टिस्ट जो हिस्टोरियंस है, रोमिला थापर, इरफान हबीब, उनकी किताबें भी मैंने पढ़ी. और जो बिल्कुल राइट विंग जो या सेंटर वाले हैं, जैसे जादूनाथ सरकार हो गए, सीताराम गोयल हो गए, तो उनकी बुक्स भी मैंने पढ़ी हैं. तो एक मैंने बैलेंस्ड अप्रोच यूज़ करने की इसमें कोशिश करी है कि हिस्ट्री एज इट हैपेंड, तो वो मैंने इसमें किया है. तो और जब ये सारी बुक्स पढ़ी मैंने, तब मुझे ये जो स्मॉल नैरेटिव्स हैं, एनेक्डोट्स हैं, ये साइड स्टोरीज हैं, तो उनके बारे में मुझे पता लगा कि अच्छा ये सब भी हुआ ही है. एंड आई विजिटेड द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस विच हैपेंड इन दीज स्टोरीज. तो वहाँ पे जाके भी जब मैंने ट्रैवल किया, वहाँ पे जाके स्टडी करी है, तब पता लगता है कि अच्छा ये भी हुआ था. बहुत सारी स्टोरीज जो हैं किताबों में भी नहीं मिलती हैं. वो वहाँ पे जाके आप इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे या वहाँ पे कुछ देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, तब पता लगेगा कि ये हुआ था. तो जैसे एक उड़ीसा की एक स्टोरी है, इराम वाली. तो मैं भुवनेश्वर, आई थिंक जस्ट बिफोर कोरोना आई वेंट देयर. तो वहाँ पे तब मुझे पता लगा, बताया मुझे एक गाइड ने वहाँ पे कि ऐसा भी हुआ था. देन आई स्टडीड फॉर दैट. तब मुझे पता लगा अच्छा कि ये भी हुआ है. सिर्फ जलियांवाला एक अकेला नहीं था, और भी बहुत सारे सिमिलर स्टोरीज जो हैं इंडिया में हुई हैं. बट जलियांवाला फेमस हो गया, बाकी जो है वो साइड में रह गए, अननोन स्टोरीज रह गई. राइट. साइमल्टेनियसली आपने कुछ ऐसी स्टोरीज डिबंक करी है जो एक वन साइडेड नैरेटिव प्रेजेंट करी थी, या फिर वो एक हाफ बेक ट्रूथ की तरह प्रेजेंट हुआ था. तो ऐसी कौन सी स्टोरीज है जो बहुत प्रोमिनेंटली आपको स्ट्राइक करी होगी व्हाइल राइटिंग दिस बुक? तो जो यूजुअल नैरेटिव है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में है और बाकी बोर्ड की बुक्स में भी है, उसमें सब में यही लिखा हुआ है फ्रॉम पेज 1 टिल लास्ट कि वी एज ए कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, और वी एज ए नेशन, जो किंगडम था उस समय, नेशन तो नहीं था, जो किंगडम था वो हमेशा हम लोगों पे इन्वेजन होते रहे हैं फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल. और उसके बाद से हम लोग कभी जीते नहीं, हम लोग हमेशा ही हारते रहे. तो इस टाइप का एक नैरेटिव बना दिया गया. तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है और जो आने वाली जनरेशन है, वो भी सब सेकुलर हो गए. वो सेकुलर और लेफ्टिस्ट, उनका मेन क्वेश्चन एक ही रहता है कि जो है हम लोगों ने किया ही क्या है. उनको ये भी नहीं पता है कि हमने कितना अच्छा लिटरेचर लिखा, हमारी साइंसेस क्या क्या थी, हमारे मैथ्स में हमने जीरो का जो है आविष्कार हमने किया, वो कहाँ इंस्क्रिप्शन मिले. ऐसे नहीं है कि किसी ने लिख दिया, वो इंस्क्रिप्शन से मिले हैं जीरो के. तो इस टाइप से जो भी जितना भी था, तो वो सब जो है वो मैंने बताने की कोशिश करी है इसमें. एक्चुअली तो जैसे मैंने बताया कि मैंने जो ट्राई किया है हिस्ट्री एज इट हैपेंड, तो उसमें क्या क्या हुआ उसमें.
तो जब स्टडी की है तो पता लगा इसमें कि हमने बहुत सारे वॉर्स जीते हैं बीच में, तभी हम लोग आज जो है 80% हिंदूज हैं हम लोग। हमारा एक अपना अलग जो है एक आइडेंटिटी है, एक कंटिन्यूस सिविलाइजेशन है 5000 ईयर्स और मे बी मोर, जबकि बाकी जो सिविलाइजेशन है वो सब खत्म हो गई। वो कोई भी सिविलाइजेशन जो है इन 3 अब्राहमिक रिलीजन से कोई बच नहीं पाई, चाहे वो पर्शियन, इजिप्ट, ग्रीक, रोमन, और उधर अमेरिकास में जाएंगे तो इनका, मायन, सबके सब खत्म हो गए, सिर्फ एक हम बचे हुए हैं। तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा कि हम क्यों बचे रह गए, वो उनकी तरह हम क्यों नहीं खत्म हो गए। हम भी ये हो सकता था मुस्लिम होते या क्रिश्चियन होते, बट हमारा एक आइडेंटिटी अभी भी है। तो वो देखते हुए फिर फर्दर स्टडी करने पे पता लगा कि यस, हमारे बहुत सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने स्ट्रेटजी का यूज करते हुए अपनी अकलमंदी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको बोलते हैं, उसका यूज करते हुए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि कहाँ पे उनको लड़ना है। तो ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने इस तरीके से लड़ाई की, और शक्तिशाली मुगलों का एक टाइम पे जब अकबर और से औरंगजेब तक पूरा लगभग पूरे इंडिया पे वर्चस्व था, उस समय भी बहुत सारे हमारे जो राजा थे उन्होंने उनको हराया। तो सबसे पहले नाम आएगा महाराज शिवाजी का। तो उन्होंने कैसे लड़ाई करी, तो वो पहले थे जिन्होंने गुरिल्ला वारफेयर में जो है अपना मास्टरी करी कि हम जो है मुगलों से डायरेक्ट 1:1 जो है वो हम फाइट नहीं कर सकते। हमारी जो स्ट्रेंथ है और जो वो उनकी वीकनेस है, वो उनके पास घोड़े हैं बढ़िया वाले, टर्किश घोड़े, अफगानी घोड़े, अरबी घोड़े, जो कि इंडिया में जो हिंदू राजाओं के पास एटलीस्ट नहीं थे, या थे भी वो इंपोर्ट करते थे, तो वो जल्दी यहाँ पे रह नहीं पाते थे, बहुत सारे मर जाते थे घोड़े। और ट्रेनर जो होते थे उनको क्या उनका जो खान पान होना चाहिए घोड़ों का, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जो ग्रास जो उनको पसंद है वो भी यहाँ पे नहीं थी। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया कि जो महाराष्ट्र का अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उनके टॉप्स हैं, और ऐसे टॉप्स हैं जहाँ पे फोर्ट बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने वहां पे फोर्ट बनाए, और हर लगभग आप जाएंगे महाराष्ट्र में तो हर फोर्ट, हर पहाड़ी के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक पहाड़ियां हैं उनके ऊपर फोर्ट बने हुए हैं। तो वहां से जो हाइट का उन्होंने जो एडवांटेज लेते हुए बहुत सारे जो है औरंगजेब के तो उन्होंने जो है बिल्कुल मतलब बिल्कुल हरा के रख दिया था, वो आते ही नहीं था लड़ाई करने के लिए वो। सिमिलरली एक मैंने स्टोरी इसमें लिखी है लचित बरफुकन की। उन्होंने भी जो है वो आसाम में कमांडर थे, अहोम्स के कमांडर थे। उसमें जब औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी, कम से कम 1 लाख की सेना थी, तो वो सेना जो है वो उनके पास जो थी लचित बरफुकन के पास, अहोम सेना हार्डली 10-20 हज़ार की थी। उसको भी ये पता था कि इनके मुगल के जो मेन एसेट्स हैं वो हैं घोड़े। और बट आसाम की जो टोपोग्राफी थी वो थी वहां पानी वाली, वहां पे बहुत सबसे बड़ी रिवर है ब्रह्मपुत्र, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं वहां पे, और गुवाहाटी के आसपास वो बड़ी बिल्कुल समंदर जैसी रिवर है वो। तो लचित बरफुकन ने कहा कि हम मैदान में नहीं लड़ सकते इनसे, हमें लड़ना होगा तो नदी के ऊपर लड़ना होगा। तो उन्होंने छोटी छोटी मोबाइल बोट्स बनाई स्पेशली इस पर्पस के लिए, जबकि इनके पास जो थी बहुत बड़ी बड़ी नावें थी जो बिल्कुल अननेविगेबल थी, उसमें चली नहीं सकती थी वो ब्रह्मपुत्र के तेज बहाव में। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी थी। और फिर थर्ड स्टोरी में ये थी विजयनगर के बारे में। तो विजयनगर अंपायर जब उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने वो 300 साल वो जो है डेक्कन में, मतलब महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका तक जो है, उनकी कैपिटल हम्पी थी जो आजकल नॉर्थ कर्नाटका में है। तो उन्होंने भी जो है जो बहमनी सुल्तान थे उनको कैसे जो है बिल्कुल दबा के उनको रखा, तो वो भी एक स्टोरी जो है मैंने इसमें प्रेजेंट करी है। तो मेरा मेन ये रहा है कि अगर हम उनसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकते तो स्ट्रेटजी से लड़ सकते हैं। अभी मैंने कल एक पिक्चर देखी सैम बहादुर, तो उसमें जो एक डायलॉग जो था उसमें बड़ा मुझे पसंद आया कि जो युद्ध लड़ा जाता है वो फ्रंट पे नहीं लड़ा जाता है, वो बैक ऑफिस में लड़ा जाता है। उनकी जो जब स्ट्रेटजी बनाएंगे आपकी, उसकी क्या वीकनेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है आपके दुश्मन की, तभी आप जो है युद्ध जीत सकते हैं आप। ब्रेवरी जो है बहुत छोटा पार्ट है। तो जो हमारे जो पहले जो राजा हारे उनका वो यही था, वो हरियाणा के प्लेन्स में आके लड़ते थे पानीपत में, जहां पे उनके एसेट्स का सबसे पीक एफिशिएंसी थी घोड़ों की, और जो हमारे पास नहीं थी, हमारे पास वो डिसएडवांटेज था। तो एक वो जो है वो मेन हमसे हमारी वीकनेस थी, हमने मेन गलती वहां पे करी। पानीपत की बजाय अगर हम खैबर पास पे लड़ रहे होते तब शायद हिस्ट्री कुछ और डिफरेंट होती। खैबर पास 4000 मीटर ऊंचा है, वहां पे उनके घोड़े बिल्कुल इनइफेक्टिव थे, तो अगर हम वहां लड़े होते तो शायद। तो यही मैंने बुक में लिखा है। तो आपने ये बताने का ट्राई करा है कि वी वर ग्रेट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आल्सो, सम ऑफ द winners at least, like Shivaji Maharaj, Lachit, won a lot of battles yes, through strategy, not just power. yes. And sir, एक और चैप्टर है बुक में, partition and its roots in खिलाफत।
जिसका आज एक प्रेजेंट डे रेलेवेंस भी है। सो क्या आप ऑडियंस को उसके बारे में बता सकते हैं? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर देता हूँ कि खिलाफत टर्म कहाँ से आया। खिलाफत टर्म जो है वो आया खलीफा से। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उर्दू में एक वर्ड है खिलाफ, तो उनको लगता है कि ब्रिटिश सरकार की के खिलाफ गए वो, इसलिए वहां से खिलाफत टर्म आ गया। ऐसा नहीं, वो खलीफा से आया, ये अरेबिक वर्ड है। तो खलीफा जो हमेशा से इस्लाम में एक मेंटोर करेक्टर रहा है हमेशा। डिफरेंट खलीफा जो है वो उन्होंने प्रोड्यूस किए, कोई ना कोई खलीफा थे। और इस्लाम में जहां पे भी वो गए, जिस भी रीजन में, तो उन्होंने जो है वो उनको अपना हमेशा एक वो देवतुल्य माना उनको, कि वो जो बोलेंगे वही सच है। वो बात यहां तक भी थी कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अटैक किया था 712 में, तो मोहम्मद बिन कासिम और जो खलीफा थे बगदाद में, उस समय खलीफा थे, तो उनके बीच में रोज कॉरस्पॉन्डेंस होता था घोड़ों के द्वारा कि आपको कब ये स्ट्रेटजी करनी है, कब आपको कहाँ पे लड़ाई करनी है, कैसे करनी है। तो वो सब आदान प्रदान होता था। तो खलीफा जो है बगदाद में बैठ के भी जो है वो डायरेक्शन देता था युद्ध मैदान की, कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। और उसके बदले में जो लूट होती थी किसी भी कंट्री से, किसी भी रीजन से, तो 1/5 ऑफ द लूट, चाहे वो हीरे जवाहरात हों, पैसे हों, स्लेव्स हों, मैन वुमेन दोनों, वो सब जो है 1/5 जो है बूटी बगदाद भेजी जाती थी। तो यही खलीफा जो है वो धीरे धीरे करके पहले अरब में थे, फिर बगदाद में हुए, बीच में कैरो में भी गए, इजिप्ट में, और उसके बाद वो 15वीं सेंचुरी के बाद में वो टर्की में पहुंच गए और उसको ऑटोमन एम्पायर के संरक्षण में वो रहते थे वो। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हुआ कि जब एक तरफ थे एलाइज, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, और दूसरी तरफ थे जर्मनी और टर्की। तो एलाइज जीते और टर्की का जैसे हमारा पार्टीशन किया गया वैसे ही टर्की का भी पार्टीशन कर दिया गया। तो उसमें जो इजिप्ट उनका रीजन था उसको अलग कर दिया गया। सुएज कैनाल की जो राइट्स थे वो भी इजिप्ट को दे दिए गए। बहुत सारे जो उनके लेवांट रीजन है जहाँ पे अभी जॉर्डन और सीरिया ये सब है, उसको भी उनको अलग कर दिया। ईस्ट यूरोप में जो यूगोस्लाविया था, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर ही था वो, तो उसको भी उन्होंने सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से उसका पार्टीशन हो गया। तो और खलीफा की पोजीशन बड़ी खराब हो गई उसमें, तो बिल्कुल वो जो समझ लीजिए सड़कों पे आ गए वो। तो इससे जो है हमारे मुसलमान भाई जो थे 1819 में ख़त्म हुआ वर्ल्ड वॉर 1। उसके बाद 19 को उनको लगा कि जो है वो खलीफा की पोजीशन बहुत ख़राब है, जो उनका स्टेटस होना चाहिए वो अभी नहीं है। तो उसके लिए 2 भाई थे यहाँ पे, अभी प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड प्रोविंसेस तब था, तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये 2 भाई थे, तो उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि खलीफा की जो है वो पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई। फिर खिलाफत कमेटी, अच्छा उसी समय महात्मा गांधी भी 2-3 साल पहले 1915 में वापस आए थे वो। तो उन्होंने आते ही आते एक डायलॉग किया था कि मैं स्वराज दिलवा दूंगा 6 महीने के भीतर, अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहे तो उनका जो की वर्ड था, जो की फ्रेज था, वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जब मोहम्मद अली शौकत अली को पता लगा कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर महात्मा गांधी को इनवाइट किया कि आप हमारे खिलाफत कमेटी में आप आ जाइए और इसको प्रमोट कीजिए। तो फिर वहाँ से एक खिलाफत कमेटी से वो खिलाफत कॉन्फ्रेंस में और खिलाफत मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। फिर वो और ये बात यहाँ तक पहुँची कि उनको जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया उस खिलाफत कॉन्फ्रेंस का, महात्मा गांधी को। हाँ, तो और उसके बाद उसके एवज में महात्मा गांधी ने जो नेक्स्ट 3-4 जो प्रेसिडेंट्स हुए कांग्रेस के, वो सब के सब मुस्लिम थे। मोहम्मद अली इटसेल्फ आई थिंक 1923 में जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे। हकीम अजमल खान जो है वो प्रेसिडेंट रहे, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी वो उसके प्रेसिडेंट रहे। तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी खिलाफत मूवमेंट की। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि टर्की के जो खलीफा हैं उनको उनका स्टेटस रिस्टोर करना, रिक्लेम करना, और साथ में था कि जो मुस्लिम्स की पोजीशन है इंडिया में उसको भी रिक्लेम करना। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद से सडनली जो है मुस्लिम्स जो हैं वो 3rd ग्रेड सिटीजन से 2nd ग्रेड सिटीजन हो गए पहले, और जब अंग्रेजों का हुकूमत हो गई तब वो 3rd ग्रेड हो गए। हिंदूज जो थे वो हमेशा एजुकेशन में, साइंसेज में हमेशा से अपने आप को उन्होंने बिल्कुल रखा कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में। तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी ब्रिटिश की गवर्नमेंट में, सबके सब हिंदूज को मिल गई। तो और मुस्लिम्स जो थे उनको लिटरेसी लेवल 5-6% था उस समय। उनको सिर्फ तलवार चलानी आती थी, उसके अलावा
उनको कुछ आता नहीं था, तो वो 100-150 साल में उनकी पोजीशन बहुत खराब हो गई। तब उनको लगा कि 1919 में कि एक ये मौका है जिससे हम रिक्लेम कर सकते हैं वो पोजीशन। तो वो करते करते फिर खिलाफत मूवमेंट जो मूवमेंट था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि टर्की में भी जो है वो कमल अतातुर्क आए, उन्होंने बोला कि अभी हमें मॉडर्न टर्की बनाना है, सेकुलर टर्की बनाना है, तो अभी ये इस्लामिक नहीं रहेगा। तो उन्होंने जो खलीफा थे उनकी एक बेटी थी और एक भांजी थी, उसको जो है स्विट्जरलैंड एक ट्रेन जा रही थी, सेकंड क्लास डब्बे में उनको बैठा के स्विट्जरलैंड भेज दिया उनको। तो वो बाद में जाके फ्रांस में जो है वो सेटल हो गए। वो तो बड़ी गरीबी में उन्होंने दिन गुजारे। तो यहाँ से जो है एक तरफ तो ये चल रहा था, तो दूसरी तरफ जो है अच्छा उन्होंने कमल अतातुर्क ने दूसरा काम भी किया, जो उनकी बड़ी फेमस एक मॉस्क थी हाया सोफिया, तो उन्होंने उसको जो है वो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने पहले वो चर्च था 500 साल पहले, चर्च को जो है उन्होंने मॉस्क में कन्वर्ट किया था, उसके बाद उन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, और अभी 2-3 साल पहले ही उसको अगेन जो है मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया उसको। तो टर्की सेकुलर बन गया। जो उसमें उनकी लैंग्वेज थी वो उसकी स्क्रिप्ट नहीं थी उनकी, तो वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखते थे वो। फिर वो कमल अतातुर्क ने बोला कि ये जो है बड़ी मिडिवल लैंग्वेज है अरेबिक, तो इसमें काम नहीं चलेगा। उन्होंने रोमन लैंग्वेज, रोमन स्क्रिप्ट में जो है टर्किश स्टार्ट करवा दी उन्होंने। तो एक वो सेकुलर वो बन गया, एक सेकुलर कंट्री बन गया। तो उसकी फाउंडेशन जो थी यहाँ इंडिया में वो खत्म हो गई उसकी। लेकिन तब तक जो है मुस्लिम्स को अपनी पावर का एहसास हो चुका था कि डिस्पाइट कि वो 15-17% हैं उस समय अनडिवाइडेड इंडिया के, तब भी जो है वो महात्मा गांधी सुन रहे हैं, कांग्रेस के लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। तो उनको लगा कि अभी अगर हम इसी उस पे रास्ते पे चलते रहे तो वापस वो हुकूमत पा सकते हैं, जो कि वो औरंगजेब के मरने के बाद जो है वो अपने आप को एक बड़ा वैक्यूम सा जो महसूस कर रहे थे, वो उनको लगा कि एक ये रास्ता है। तो उसके बाद से डिफरेंट रॉयट्स होते गए, हर महीने कहीं ना कहीं रॉयट्स होते थे। इनफैक्ट केरला में जो मोपला रॉयट्स थे वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे वो। तो खिलाफत मूवमेंट टर्की में तो खत्म हो गया, हाँ। बट आप बोल रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम्स ने हाँ। उस कॉज को अलाइव रखा। यस। उसके बलबूते पे उन्होंने अपनी फाइट्स लड़ी एंड फंड्स इकट्ठे करे। तो व्हाट वर द मीन्स, उन्होंने किन सब मीन्स से इस मूवमेंट को अलाइव रखने का ट्राई करा? आपने यहाँ बुक में मेंशन कर रखा है कि वो रेगुलरली प्लंडरिंग में इन्वॉल्व करते थे, वायलेंस लेवल्स बहुत हाई थे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि राइट्स थे, एंड राइट्स के जो फिगर्स भी आपने बुक में मेंशन करे हैं वो बहुत स्टैगरिंग है, शॉकिंग है। तो ऐसे कौन से मीन्स थे जो इस्लाम की फंडामेंटल वैल्यूज जो है, इस्लाम का जो फंडामेंटल नेचर है, उसे हाईलाइट करते हैं? तो इसकी शुरुआत जो होती है 1860s थे, जब अलीगढ़ स्कूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सैयद अहमद खान जो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने बोला था कि जब हिंदूज जो है इंग्लिश पढ़ के जो है उनकी सारी गवर्नमेंट जॉब्स में आ गए थे वो, और मुस्लिम्स बेसिकली सड़कों पे थे, तब उन्होंने कहा कि पर्शियन लैंग्वेज सुनने से पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा, अभी सरकार बदल चुकी है, अभी हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी लोगों को। तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पे जोर दिया। तो एक उन्होंने अलीगढ़ स्कूल स्टार्ट किया जो अभी आजकल AMU है। साइमल्टेनियसली एक और स्कूल स्टार्ट हुआ, देवबंद स्कूल, वो 200 किलोमीटर दूर सहारनपुर में है अभी देवबंद, एक छोटे शहर का नाम है वो। वहाँ पे जो है वहाँ पे कुछ मौलानाओं ने वहाँ पे स्कूल स्टार्ट किया, और वो स्कूल में वो उनकी फिलॉसफी थी बैक टू कुरान, जो 1300 साल पहले जो पढ़ाई होती थी, जो उस समय कंडीशंस थी, उसी पे हमें वापस जाना है। तो इस स्कूल का मेन गोल था कि फुट सोल्जर्स प्रोड्यूस करना, और अलीगढ़ का जो स्कूल का मोटिव था वो था स्ट्रेटेजिस्ट जो है प्रोड्यूस करना, लीडर्स प्रोड्यूस करना। तो इन दोनों का जब दोनों मिल जाएंगे तो, और विद मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, और सोच वो 1300 साल पुरानी वाली, तब जो है ये जो रॉयट्स शुरू हुए तो वो होने ही थे, जब इतना डेडली कॉम्बिनेशन था ये। फिर रॉयट्स शुरू हुए, और उसके बाद जो खिलाफत मूवमेंट के बाद जो है बहुत सारी पैसा कमेटी भी बनाई गई। अभी इसके लिए सिर्फ इक्विपमेंट से नहीं लड़ सकते, सिर्फ फुट सोल्जर से नहीं लड़ सकते, यू नीड फंड्स ऑल्सो। तो पैसा कमेटी भी बनाई गई 1920-21 में, जिनका काम था घर घर जाके जो है वो पैसे लोगों से डोनेशन कलेक्ट करना। तो क्या हुआ कि शुरू में तो ठीक था, जब महात्मा गांधी ही उसके प्रेसिडेंट थे, तो महात्मा गांधी ने एक शर्त ये भी रखी थी कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, कोई भी अगर हिंसा होगी तो हम जो है उससे हट जाएंगे उससे।
तो बहुत सारे मौलाना ने उसी समय बोला कि इस्लाम में जो है नॉन वायलेंस जो है वो बिल्कुल अधर्म है, वो बिल्कुल इस्लाम खतरे में टाइप वाली बात हो गई थी वो। तो बट मोहम्मद अली और शौकत अली जो लीडर्स थे उनके, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आप इसको जो है, हमारा मेन है हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करना। और वो समय कुछ टाइम के लिए हुआ भी वो। जैसे महात्मा गांधी जब लखनऊ कॉन्फ्रेंस में गए तो अपनी बकरी साथ में लेके गए, तो उनके सम्मान में सारे मुसलमानों ने लखनऊ के उतने दिन नॉनवेज भी नहीं खाया। तो कुछ टाइम तक ये चली, लेकिन ये ज़्यादा चलनी नहीं थी। तो जो पैसा कमेटी थी वो फिर बाद में ये बोलने लग गई कि देखो महात्मा गांधी भी हमारे साथ हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करोगे। तो वो ज़बरदस्ती पैसे वसूलने लग गए और जो शॉपकीपर्स थे उनसे ज़बरदस्ती लूटपाट करने लगे। तो इस तरीके से वो फंड कलेक्ट करने लगे वो। तो वहाँ से अभी इनके पास इक्विपमेंट आने लग गए, उनके पास में मेंटलिटी वही थी, उनके पास लीडर्स उनके ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे थे, फुट सोल्जर्स भी थे। तो वहाँ से ये कॉम्बिनेशन से वो रॉयट्स स्टार्ट हो गए। तो पहले मोपला हुआ केरला में, जहाँ पे आई थिंक 2-3 महीने में 10,000 हिंदू जो हैं वो मारे गए उसमें। तो खिलाफत का एक ये भी था कि जो मुसलमान जो सैनिक थे वो मुसलमानों को नहीं मारेंगे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया ब्रिटिश पुलिस से और ब्रिटिश आर्मी से। तो वो सब लोग अपने आर्म्स लेके वापस आ गए। केरला, जो नॉर्थ केरला का पार्ट है, जो मलाबार रीजन जिसको बोलते हैं, जहाँ से आजकल राहुल गांधी लड़ते हैं, वायनाड, वो वही इलाका है वो। हाँ, वहाँ पे जो पूरी डेमोग्राफी चेंज की थी वो टिप्पू सुल्तान ने करी थी 100 साल पहले, 1780s 90s में। तो वहाँ पे वो 100% वो मुस्लिम एरिया था। वहाँ पे हिंदू जो थे वो रिच क्लास थे, जमींदार थे, और ये लोग वर्कर्स थे ये। तो जब ये लोग आए आर्म्स लेके, ये फुल्ली ट्रेन थे आर्मी में, तो एक रूमर एक दिन फैल गई कि एक मस्जिद को डेसेक्रेट किया गया है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो वहाँ से रॉयट्स शुरू हुए और वो 2-3 महीने तक चलते रहे। जितनी भी टेलीफोन लाइंस थी, रोड्स थी, वो सब डिस्ट्रॉय कर दी गई ताकि ब्रिटिश पुलिस वहाँ पे ना आ पाए। तो 10,000 लोग जो है करीब मारे गए उसमें, सारे मंदिर को नष्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद वाइट वॉशिंग शुरू हुई, जो आज भी हम देखते हैं। तो वो महात्मा गांधी ने बोला तो ये तो उनको मारना उनका धर्म है मुसलमानों का, आप इसको प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो जो अहमदाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी हर साल, तो वहाँ पे भी बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया गया कि ये तो बड़ी मामूली सी थी और ये इस पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रॉयट्स होते रहे, ऐसी वाइट वॉशिंग होती रही। बहुत सारे नेशनलिस्ट जो लीडर थे, उस समय तक तिलक की मृत्यु हो चुकी थी, बट बाकी जो थे, मदन मोहन मालवीय थे, CR दास थे, उन्होंने चिंता जताई कि ये क्या हो रहा है। बट गांधी जी ठहरे गांधी जी, तो उन्होंने कुछ सुना नहीं हुआ। तो इस तरीके से रॉयट्स जब होते रहे तो फिर 1930s तक आते आते ये एक बार लगभग तय हो चुका था कि अभी ये 2 कंट्री में डिवाइड होना ही होना है। तो उसके बाद इकबाल है, उन्होंने बोला कि हमें डिवाइड हो जाना चाहिए एक पार्टीशन के लिए। फिर नाम भी दे दिया गया उसका। तो इस तरीके से फिर वो पार्टीशन में हो गया। तो वही जो है वो सोच जो है वो आज भी चल रही है। वही जो भी मेथोडोलॉजी थी वो अभी भी है। तो इसीलिए वो रॉयट्स जो हैं वो अभी भी हो रहे हैं अभी। बट इन राइट्स के टाइम पे सर, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो उनका क्या सपोर्ट था खिलाफत मूवमेंट को, या फिर उनका क्या सपोर्ट था इंडियन मुस्लिम्स के लिए? नहीं, उस समय तो मेन उनकी लड़ाई जो थी एटलीस्ट ऑन पेपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही टर्की को पार्टीशन किया था। उन्हीं की वजह से खलीफा की पोजीशन खराब हुई थी। तो वो ओवरली जो है वो उनके खिलाफ थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के शुरू में। बट उसके बाद जब ये फ्लॉप हो गया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी गांधी जी ने चलाया था, वो चौरा चौरी घटना के बाद वो भी खत्म हो गया सडनली। तो उसके बाद जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुसलमान जो है, जब उनको लग गया कि पोजीशन उनकी जो है वो रिक्लेम हो सकती है, तो उन्होंने अगेन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको पता था कि जो भी कंसेशंस मिलेंगे, जो भी उनको फेवर मिलेगा, वो ब्रिटिश ही दे सकती है। तो इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले तो अधिकतर नो होल्ड्स वो रहता था कि हमें कुछ नहीं करना है, ये लोग आपस में निपट लेंगे, हमारी पावर बची रहनी चाहिए। और उसके बाद में दूसरा ये भी था कि जो उनके बेस्ट ऑफिसर्स थे वो ऑलरेडी यूरोप जाना शुरू हो चुके थे। पहले वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, तो उनकी इकोनॉमिक पोजीशन वैसी नहीं थी। और फिर दूसरी बार 1930s तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है स्टार्ट हो चुका था। तो उनको अपने जो बेस्ट ऑफिसर्स थे उनको यूरोप में चाहिए थे वो। तो यहाँ पे जो उस समय आ रहे थे 1930s 40s में, वो सब सेकंड ग्रेड ऑफिसर्स आ रहे थे। उनको एक्सपीरियंस भी नहीं था उनको कि कैसे हैंडल करना है, मॉब को कैसे हैंडल करना है, रॉयट्स को कैसे हैंडल करना है। तो इसलिए जो है ये डायरेक्ट स्ट्रीट फाइट्स होती थी, उसमें ब्रिटिश जो है अधिकतर गायब ही होती थी वहां से।
तो इनडायरेक्टली इन राइट्स में फ्रीडम फाइटर्स का भी सपोर्ट मिल रहा था मुस्लिम कम्युनिटी को। ये भी आपने मेंशन करा है अपनी बुक में। तो जो कांग्रेस के जो सेकुलर जो थे, स्पेशली नेहरू हो गए, गांधी हो गए, तो उनको भी जो है वो ये कहते थे कि रॉयट्स जो हैं वो वन टाइम अफेयर है, ये बीच बीच में हिंदू भी कम नहीं है। उन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी थी, गलतियां हिंदुओं से भी होती हैं, उनसे भी होती हैं, तो ये अपने आप ही निपट लेंगे। जो जो नेशनलिस्टिक लीडर थे, जो उसमें जैसे मदन मोहन मालवीय, सी आर दास, वो सबको साइडलाइन कर दिया गया। तो मेन जो है जो पावर थी उस समय भी प्री इंडिपेंडेंस में इन्हीं लोगों के पास में थी। तो इन लोगों ने ज़्यादा रोकने की कोशिश भी नहीं करी, और ऑफ कोर्स उनके पास पुलिस भी नहीं थी। पुलिस और आर्मी जो है वो ब्रिटेन के अंडर में ही थी उस समय। इसी बीच एक शुद्धि मूवमेंट भी चला था। हाँ। जहाँ जो कन्वर्जन्स हो रहे थे इस्लाम में, उन्हें घर वापसी के लिए एक अटेम्प्ट हुआ था। तो क्या आप ऑडियंस को उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली जब ये मोपला के बाद जो है, फिर बहुत सारे हिंदुओं को लगा कि सिचुएशन रियली बहुत गड़बड़ है और ब्रिटिश पुलिस कुछ कर नहीं रही है, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो और समय कन्वर्जन्स बहुत फास्ट पेस पे थे। तो एक स्वामी श्रद्धानंद थे आर्य समाज के, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें इसको रोकना होगा, इस डेमोग्राफिकल चेंज को। और प्लस जो रीसेंट कन्वर्ट्स हैं उनको भी हमें वापस हिंदू फोल्ड में लाना पड़ेगा, जिनको डरा धमका के या लालच में उनको कन्वर्ट किया गया है। तो उन्होंने एक शुद्धिकरण मूवमेंट स्टार्ट किया कि जो कन्वर्टेड थे, रीसेंट कन्वर्टेड थे, उनको हम वापस लाएं। वो बहुत सफल भी रहे। तो उसकी वजह से जो है वो, लेकिन ये था कि ये उसमें इस चीज में शुद्धिकरण में स्वामी श्रद्धानंद ही मेन रहे, बाकी लोग जो है इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तो ये वन टाइम एक अफेयर बन के रह गया ये उन्हीं के द्वारा। तो जो मुस्लिम थे इस बात से उन पर बहुत गुस्सा हो गए कि ये तो जो है गलत कर रहे हैं इस्लाम के साथ। तो उन्होंने जो है वो फिर एक अब्दुल नाम का था, वो उनके आश्रम में गया और उनको गोली मार दी उनको। अगेन गांधी जी की मानवता तभी जगी कि जब जो है वो जब पकड़ा गया अब्दुल, तो उसको वो फिर वो बोला कि उसका धर्म था मारना उसको। तो उसने सही किया, क्योंकि मुसलमानों को जो है वो वापस रिकन्वर्ट किया जा रहा था, घर वापसी की जा रही थी। तो अगेन उनको जो है वो वाइट वॉश कर दिया गया उसको, उसके क्राइम को। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी की सुनी भी नहीं, उन्होंने पिटीशन भी किया उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि इसको मारिए मत, फांसी मत दीजिए, बट उन्होंने सुना नहीं और उसको बाद में फांसी दे दी गई थी। तो आई थिंक वो जो ये शुद्धिकरण है वो आज की डेट में बड़ा जरूरी है। इस समय इस समय भी वही सिचुएशन है जो पहले थी, आज से 100 साल पहले। इनफैक्ट इसी समय अगर 100 साल देखेंगे, 2023 है, 1922-23 में ये सब चल रहा था ये। तो आज भी वही कंडीशंस अभी भी प्रिवेल कर रही हैं, अभी भी वैसे ही डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है इंडिया में। साउथ में क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्जन हो रहा है, नॉर्थ में इस्लाम की तरफ। इवन नॉर्थ ईस्ट में हाँ, नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी है, वहाँ तो आई थिंक ऑलरेडी सब कन्वर्ट हो चुके हैं। मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, वो सब 100% क्रिश्चियन स्टेट्स हैं वो। हाँ। तो आपने बुक में रिलीजियस डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है इंडिया में, उसके बारे में भी मेंशन करा है। इज इट अ कॉज ऑफ वरी, एंड इफ इट इज व्हाई यस, इज इट अ तो इट इज सर्टेनली कॉज ऑफ वरी। जब हमारा पार्टीशन हुआ था, तब आई थिंक मुस्लिम जो थे 13-14% थे जी। अभी इस समय एटलीस्ट 22-23% हैं इस समय, 20%। बट ये जो सेंसस की फिगर्स हैं ये बहुत ज़्यादा सही भी नहीं है। ये इसमें डेटा बड़ा वो रहता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बताते नहीं है कि उनके घर में 5-6 बच्चे हैं। बहुत लोग ये बता देते हैं कि 2 बच्चे हैं। अब वो कोई जाके चेक तो कर नहीं सकता उनके, फोर्सफुली उनके घर में कोई जा भी नहीं सकता उनके। तो सेंसस की फिगर मुझे लगता है थोड़ी बहुत स्क्यूड है। तो जो रियलिस्टिक फिगर होगी वो 25% के आसपास कहीं पे होगी। तो पास्ट 70 ईयर्स में वो 13-14 से 25% हो गए, लगभग डबल हो गया। तो ये बड़ा वरी है ये कि जो है ये डेमोग्राफिक चेंज है। इसमें गलती जो है कुछ हमारी भी रही है। मतलब इनफैक्ट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने, मैंने बुक में लिखा है आर्टिकल 25 जो है वो, उसमें जो है फंडामेंटल राइट है प्रोपोगेशन का, वो कन्वर्ट करने का। कन्वर्जन नहीं लिखा हुआ है, प्रोपोगेशन लिखा हुआ है। उसका हिडन मीनिंग जो है वो कन्वर्जन है कि प्रोपोगेट कैसे करेंगे, जब आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो कैसे प्रोपोगेशन होगा। तो वो राइट टू जो फंडामेंटल राइट है वो बड़ा डाइसी है। तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने शायद सोचा होगा कि हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, बहुत स्ट्रांग है। अब तक हम 1200 साल में हम कुछ नहीं हुआ, तो अभी आगे क्या होगा।
बट शायद वो कहीं गलत थे। तो ये फंडामेंटल जो ये राइट देना उसको उनको प्रोपोगेशन का, ये एक हमारे लिए एक जंजीर बन गया है ये। तो अभी लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये चेंज होना बड़ा मुश्किल है ये। आप पार्लियामेंट में ये चेंज कर नहीं सकते, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, प्लस स्टेट्स का भी अप्रूवल चाहिए। तो अभी एटलीस्ट हमें ये प्रयत्न करना चाहिए जो स्वामी श्रद्धानंद ने पहले किया था, वो अगेन जो है वो घर वापसी के मूवमेंट फिर से स्टार्ट होने चाहिए हर रीजन में। जो हमारे धर्मगुरु हैं, बहुत सारे धर्मगुरु हैं जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, मिलियंस में है, उनको ये एटलीस्ट ये करना चाहिए कि हम उनको वापस लेके आए हैं, तभी शायद जो है इक्विलिब्रियम बैठेगा वो। अदरवाइज अभी इक्विलिब्रियम उनकी साइड में है। जी, एंड आपने मेंशन करा था कि उस टाइम पे 100 इयर्स बैक हिंदू सोसाइटी में शायद एक सोशल कोहेसिवनेस लैक कर रही थी। शायद आज भी वो केस है। तो उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम घर वापसी एंड मूवमेंट्स लाइक दिस? हम उस पे और कैसे काम कर सकते हैं? तो ये हम जो है बड़ा डाइसी क्वेश्चन है एक्चुअली ये। तो ये सोशल कोहेसिवनेस इसलिए नहीं है कि जब पोर्तुगीज आए उन्होंने वर्ण सिस्टम को कास्ट सिस्टम में चेंज कर दिया, और उसको जो उसकी बाउंड्रीज हैं वो वाटर टाइट कर दी उन्होंने। पहले जो वर्ण सिस्टम था बड़ी फ्लूइडिटी थी उसमें, वो एक कास्ट से दूसरे कास्ट में माइग्रेट कर सकते थे। तो इस टर्म को संस्कृताइजेशन भी बोला गया है। एक आई थिंक M.N. श्रीनिवास थे सोशोलॉजिस्ट, कुछ साल 50 साल पहले, उन्होंने ये टर्म दिया कि जब जो लोअर कास्ट हैं जब अपर कास्ट में माइग्रेट करती हैं, उस टर्म को उस प्रोसेस को संस्कृताइजेशन बोलते हैं। तो ये फ्लूइडिटी थी उसमें कि हम इससे उसमें माइग्रेट कर सकते हैं। बट कास्ट सिस्टम के आते ही, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने तो बिल्कुल ही उसको फ्रीज कर दिया। तो जो सेंसस होने लगे उस समय, तो वहां पे भी वो कास्ट सिस्टम के बेसिस पे होने लगे। तो सडनली जो है हमारा जो कम्युनिटी थी वो बिल्कुल ही बढ़ गई। वो कुछ लोग दलित हो गए, कुछ लोग यादव हो गए, कुछ लोग ब्राह्मण हो गए, कुछ लोग क्षत्रिय हो गए। तो सडनली जो है बिल्कुल अचानक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हो गए, और कोहेसिवनेस जो हमारे जो सोशल कोहेसिवनेस थी एटलीस्ट वो कम हो गई। ऐसा नहीं है कि बाकी जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में जो है वो कोहेसिव हैं, उनके यहाँ भी उतने ही जो है डिविजन्स हैं। उनके यहाँ भी 5-6 हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, अहमदिया हैं, यजदी हैं, और भी तमाम सारे हैं। उनमें भी बहुत ज़्यादा फाइट होती है उनकी, स्पेशली ब्रूटल फाइट। आप पाकिस्तान में देखिए कैसे वो अहमदियाज और शियास को मारते हैं वो लोग। तो एटलीस्ट वो ब्रूटलिटी हमारे यहाँ कभी नहीं रही है। तो वो जो है वो कोहेसिवनेस अभी वो जो है वो अभी भी मिसिंग है। तो वो एक प्रॉब्लम, एक हमारा एरिया है जिसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए उसमें। तो अब वो कैसे सॉल्व होगी ये तो शायद मुझे नहीं पता। प्रोबेबली एक है इंटर मैरिज। जब इंटर मैरिज होगी डिफरेंट कास्ट में, तो शायद कास्ट की जो वाटर टाइट जो वो है बाउंड्रीज हैं, फ्रंटियर्स हैं उनके, वो शायद कम हो जाएंगे वो। तो मे बी गवर्नमेंट जो है उसको प्रमोट कर सकती है, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव देके, कुछ और इंसेंटिव्स देके, कि इंटर मैरिज में जो है वो। जी, एंड काफ़ी वेस्टर्न थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स है जिसमें मेंशन होता है कि रिलीजियस डेमोग्राफी इज़ नॉट अ कॉज ऑफ वरी, या ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो इंडिया में हो रहा है। तो उसको हम कैसे डिबंक कर सकते हैं, उसे कैसे चैलेंज कर सकते हैं? बिकॉज वो रिपोर्ट्स अगेन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन सेंसस डेटा, ये प्रूव कर रही है कि ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ये जो दो स्पेशली धर्म है, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो पहले जो लोग आए थे वो क्या हुए, जैसे शख्स थे, कुशांस थे, इंडो ग्रीक्स थे, वो सब हमारे अंदर एसिमुलेट हो गए। उन्होंने जब यहाँ सेटल हुए तो उन्होंने पाया कि हम लोगों का जो थिंकिंग है बहुत ऊपर लेवल की है, बहुत हाई लेवल की है, और वो फिर हमारे कल्चर में एसिमुलेट हो गए। बट ये क्रिश्चियंस और इस्लाम जो हैं वो अलग धर्म है। वो कहते हैं कि आप हमारे अंदर एसिमुलेट होइए, और हम चाहते हैं कि वो हमारे अंदर एसिमुलेट हों। तो ये डिफरेंट बिल्कुल मेंटेलिटी है ये 180 डिग्री पे। तो ये कभी साथ में जो है रहना बड़ा मतलब मुश्किल काम है ये। तो और हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जिसमें आप 30 करोड़ समझ लीजिए मुस्लिम्स हैं, और क्रिश्चियंस भी बहुत ज़्यादा हैं। बट क्रिश्चियंस में भी ऑफ लेट उतनी अभी ब्रूटलिटी नहीं रही है जो पहले होती थी। पहले क्रिश्चियंस भी कम नहीं थे इस्लाम में। अगर आप उनकी 500 सी 600 सी में आज से 1500 साल पहले देखेंगे तो कैसे उन्होंने कन्वर्ट किया था। जो ग्रीक पैगन्स थे, रोमन पैगन्स थे, कैसे वो इस्लाम से दो हाथ आ गई थे। बट अभी ऑफ लेट जो है रिनाइसेंस के बाद 16 17 सेंचुरी के बाद
उनका कम हो गया है। तो इतनी हमारे अंदर सोशल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। वो मैंने पहली बुक में लिखा हुआ है कि इतनी डाइवर्सिटीज़ के बाद और विद दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन और दिस काइंड ऑफ माइनॉरिटीज़ वोकल हैं, वॉयलेंट हैं, तो रॉयट्स को ना होने देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो आपने वेस्टर्न थिंक टैंक्स बोले, जैसे PEW करके एक है, तो उन्होंने एक इंडेक्सिंग करी जिसका मैंने बुक में जिक्र किया है। उसमें सोशल स्ट्राइफ हमारा 9 पॉइंट समथिंग है, तो वो टॉप पे है सोशल स्ट्राइफ में। तो मुझे लगता है कि वो ठीक है। वो किसी भी और कंट्री में, मैं बाकी कंट्रीज के बारे में पढ़ता हूँ, तो कहीं पे भी इतना नहीं हुआ जितना यहाँ पे इंडिया में होता है। और इसका आई डोंट थिंक कि कोई सोल्यूशन है, एक्सेप्ट कि जो हमारी जनरेशन हैं या हम लोग खुद जो है, पहले तो सबसे पहले अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ें, अपने शास्त्र पढ़ें, अपने हिस्ट्री जानें कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है, हम लोगों ने क्या क्या किया, जो आज भी जो है हमारा सिविलाइजेशन चल रही है। तो एक तो वो है, प्लस थोड़ा हमें एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। जब कॉन्फिडेंस आएगा, हमें अब शास्त्र पढ़ेंगे, अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम लोग खुद ही जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा, जो आज का हमारे अंदर कमी है। हम कॉन्फिडेंट नहीं है हम अपने बारे में कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो जब आएगा तो वो उसका ऑफशूट होगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ, शस्त्र और शास्त्र दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, जो उन्होंने अलीगढ़ और देवबंद में किया था, तो कहीं ना कहीं हमें भी वो रिप्लिकेट करने की ज़रूरत है। जो वायलेंट बैटल्स रहे, जैसे कि अभी आप मेंशन कर रहे थे क्रॉस और क्रीसेंट के बीच में, तो आपने बोला क्रिश्चियनिटी भी एक बहुत वायलेंट रिलीजन रहा है। क्या आपको लगता है इसका रिटर्न होगा फ्यूचर में? बिकॉज क्रॉस और क्रीसेंट इवेंचुअली दो वायलेंट रिलीजन्स है, सो इसका फ्यूचर में कोई इफेक्ट होगा, कोई कन्फ्रंटेशन? हाँ जी। अब इसमें कन्फ्रंटेशन 2 लेवल पे है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, जो आपने बोला क्रॉस एंड क्रिसेंट में। तो एक तो है नेशनल लेवल पे है और एक है कम्युनिटी लेवल पे है। अभी जैसे हम यूरोप में देखते हैं, तो वहाँ पे जो माइग्रेंट्स आए हैं अल्जीरिया से और मिडिल ईस्ट से, वो कितने वायलेंट हैं। हम वो यूरोप की सिटीज़ में भी आए दिन रॉयट्स होते रहते हैं, कभी फ्रांस में, कभी जर्मनी में, कभी लंदन में। और दूसरा है ये कम्युनिटी लेवल पे, उसमें जो है वो अभी क्रिसेंट इज़ विनिंग। वहाँ की पुलिस, वहाँ के सब पॉलिटिशियन सेकुलर हैं वहाँ पे, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द नेशन, जैसे यूएस है, तो यूएस जब एज ए कंट्री लड़ता है वो, तब फिर जो है वो जो क्रॉस है वो एटलीस्ट इन नेक्स्ट 50 years दे विल ऑलवेज विन। सर, आपने अपनी बुक एंड करी है ये मेंशन करते हुए कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कैसे एक नेशनल इंटीग्रेशन हुआ था, एंड उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि क्या वो चैलेंजेस थे और कैसे उन्होंने ओवरकम करे वो चैलेंजेस? जब पार्टीशन हो रहा था तो उस समय अप्रोक्सीमेटली 550 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थे, इंडिया पाकिस्तान दोनों मिला के। तो उस समय उनको इंटीग्रेट जो करने का काम जो है वो सरदार पटेल के जिम्मे आया। वो होम मिनिस्टर थे वो, और उनके असिस्टेंट थे KM मुंशी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उस समय, और उनके साथ थे VP मेनन। तो ये 3 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको जितने भी स्टेट्स हैं वो उनको या तो इंडिया में इंटीग्रेट करना है या फिर पाकिस्तान में जाएं। इंडिपेंडेंस जो थी वो ऑप्शन नहीं था किसी में भी। तो ये इंस्ट्रक्शंस थे उसमें। तो 550 में से आई थिंक 545 ने इंडिया में तुरंत ही बोल दिया कि हम इंडिया में मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली ऑल वर हिंदू राजास। 3-4 जो स्टेट्स थे, एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था, भोपाल था, और ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर। तो ये 4 लोगों ने जो है वो थोड़ा रेजिस्टेंस शो किया। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करते हैं जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ के नवाब थे उसमें, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे क्या डेमोग्राफी 80% 90% हिंदूज थे, नवाब मुस्लिम थे। तो वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान से मिलें, बट उनका जो बॉर्डर था वो 200-300 किलोमीटर दूर था पाकिस्तान के नियरेस्ट पॉइंट से। तो सरदार पटेल ने बोला कि ये जो है वो ये पॉसिबल नहीं है, आपको जो है वो इंडिया में ही मिलना होगा आपको। तो उन्होंने अपने जो तुरंत रॉयट्स से स्टार्ट करवा दिए एज यूजर, जैसा वो लोग करते हैं वो। फिर इंडियन आर्मी भेजनी पड़ी पटेल जी को, और उन्होंने जो है फिर जो रॉयट्स से उसको ख़त्म करवाया, और वो इसी बीच में वो नवाब साहब जो थे वो पाकिस्तान भाग गए। तो इस तरीके से जूनागढ़ का विलय हुआ, इंटीग्रेशन हुआ इंडिया में।
सिमिलरली थी भोपाल की, वहाँ पे भी 80-90% हिंदूज थे। वहाँ के नवाब थे जो उन्होंने बोला कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, उन्होंने पाकिस्तान नहीं बोला। तो वहाँ पे भी आर्मी भेजी गई और वैसी रॉयट्स हुए, बिल्कुल जूनागढ़ का जो है रिप्लिकेशन हुआ वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी आर्मी भेज के ही वो इंटीग्रेट हो पाया। वो जो दो स्टेट थे, हैदराबाद एंड कश्मीर, यहाँ पे बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन थी। ये दोनों स्टेट बड़े छोटे छोटे थे, भोपाल और जूनागढ़। हैदराबाद एक बहुत बड़ा एक स्टेट था, बिल्कुल जो आज का आंध्र प्रदेश था, और ईस्टर्न महाराष्ट्र ये और नॉर्थ कर्नाटका, और हैदराबाद उनकी कैपिटल थी उसमें। उस समय 1947 में जो निज़ाम थे उस समय, उनकी जो वेल्थ थी वो इक्वलेंट टू 1% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी थी। इतने रिच थे, मे बी रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ एट दैट टाइम। उनके पास एक जैकब डायमंड था जो गोलकुंडा के माइंस में से निकाला गया था, जो कृष्णा रिवर के उसमें बेसिन में है। तो वो 185 कैरेट का जैकब था, वो अपने एज ए पेपरवेट यूज करते थे। उनकी अपनी एयरलाइंस थी, उनके अपने पोस्ट ऑफिस थे, उनके अपने बैंक्स थे, मतलब पूरा फुल फ्लेजेड उनका एक एम्पायर था वहां पे, सेल्फ सफिशिएंट। तो उन्होंने बोला कि या तो हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंस। पर इंडिया के साथ हम बिल्कुल इंटीग्रेट नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन भी काफ़ी सारी मुस्लिम है। तो वहाँ पे जो रॉयट्स हुए वो बहुत ही ब्रूटल थे। तो वहाँ पे एक उनका कमांडर था इद्रूस, वो अरब से आया था। वो तो अरब से आके जो है उसने रॉयट स्टार्ट करवाए। एक रिजवी थे, सैयद रिजवी, वो भी हैदराबाद माइग्रेट कर गए थे, और उन्होंने मिलके उनकी रजाकार एक आर्मी थी उनकी, जो रैगटैग आर्मी जिसको बोलते हैं, अनट्रेन्ड लोग जो थे वो, और प्लस उनकी जो यूजुअल आर्मी थी। तो उन दोनों ने मिलके जो है करीब 30-40,000 हिंदूज को जो है वहां पे उनका मर्डर कर दिया उन्होंने। तब पटेल जी को जो है वो उन्होंने रिजवी को पहले बुलाया, तो रिजवी ने कहा हमें या तो पाकिस्तान के साथ मिलने दो या फिर इंडिपेंडेंट। तो उसका जो है वो झगड़ा हो गया उनका पटेल जी का। तो पटेल जी ने जो है फिर उसके बाद आर्मी भेज दी, और ऑपरेशन पोलो उसका नाम था, उस प्रोसेस का नाम, उस प्रोजेक्ट का नाम। और वहाँ पे आर्मी भेज के वहाँ पे उन्होंने निज़ाम को जो है वो उनको आर्मी को 2-3 दिन लगे उसको, और उनको भिजवा दिया। अब निज़ाम जब कॉर्नर हो गए तो उन्होंने बोला कि गलती तो रिजवी की थी और इद्रूस की थी, और मैं तो कुछ जानते नहीं हूँ, मैं तो चाहता ही था कि मैं इंडिया में इंटीग्रेट हो जाऊं। इससे पहले वो निज़ाम जो है यूएनओ में भी गए। उस समय यूएनओ फॉर्म हो चुका था 1945 में। यूएनओ में भी गए कि जो इंडियन आर्मी एट्रोसिटीज कर रही है, इसको बचाया जाए, हमें बचाया जाए उसको, और जो है अलग नेशन का हमें दर्जा दिया जाए, हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इस तरीके की उन्होंने बातें करी, बट तब तक जो है वो आर्मी ने इन्वेड करके उसको अपने इंटीग्रेट कर लिया। अब जब ये सब हो गया तब नेहरू जी की मानवतावाद जगा उनका। जो रिजवी था तो उसको सिर्फ उन्होंने 7 साल की सजा दी, और उसके बाद जब वो 7 साल बाद वो छूट के आया जेल से, आई थिंक 1953-54 में उसको पाकिस्तान भेज दिया गया। तो वर्चुअली इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी उसको कोई सजा नहीं मिली। इद्रूस जो था वो बेंगलोर में जाके सेटल हो गए, तो वो अपना आराम से जो है उन्होंने रिटायरमेंट लाइफ काटी। तो बेसिकली ये जो भी लोग थे, इनका कुछ हुआ नहीं, इनका ये बिल्कुल वाइट वॉश्ड हो गए इनके क्राइम सारे। जो कश्मीर था उसकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। कश्मीर में महाराजा हरी सिंह थे, वो डोगरा, हिंदू डोगरा थे वो, और उस समय तक डेमोग्राफी कश्मीर की अधिकतर जो है वो एटलीस्ट वैली में वो सब मुस्लिम्स हो चुके थे वो। तो उन्होंने बोल दिया कि हम इंडिपेंडेंट होंगे, ना हमें पाकिस्तान के साथ जाना है ना इंडिया के साथ जाना है। हालांकि जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, आई थिंक उसका नाम रामचंद्र काक, उन्होंने बोला कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। भाई नाम रामचंद्र था, बट जाना वो पाकिस्तान के साथ चाहते थे वो। बट हरी सिंह ने उसको ओवररूल कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो अक्टूबर 1947 में, तो जब भी जैसे ही आज़ाद हुआ पाकिस्तान अगस्त में, 14 अगस्त को, उसने जो है जब उसको लगा कि कश्मीर उनको नहीं मिलने वाला है या डाइसी सिचुएशन है, ये इंडिया के पास जा सकता है, तो उन्होंने अपने जो है लड़ाके जो है अपनी आर्मी उन्होंने स्टार्ट कर दी बनानी, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तो इसमें जो अफरीदीज थे और जो बाकी अफगानी पठान्स थे उनको ट्रेनिंग दी। तो शाहिद अफरीदी का आपने एक सुना होगा, एक आया था एक इंटरव्यू, तो उसमें बड़े फख्र के साथ बोल रहे थे वो कि हम अफरीदियों ने ही पीओके लेके जो है वो, पीओके हमारी वजह से ही है पाकिस्तान में। तो वो लड़ाके वो उन्होंने इन्वेड किया कश्मीर को। बारामुल्ला में बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने मर्डर और रेप्स किए उन्होंने। तब जब हरी सिंह को पता लगा तो तब उन्होंने नेहरू को कांटेक्ट किया
कि आप इंडियन आर्मी भेजिए, नहीं तो हमारा बचना बड़ा मुश्किल है। तो नेहरू ने शर्त रखी कि पहले आप इंडिया के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था उसको आप साइन कीजिए, तभी हम जो है आर्मी भेजेंगे। तब आई थिंक एक ही सही काम जो मेरी नज़रों में नेहरू जी ने किया वो ये था। वो अगले दिन ही ये काम भी फटाफट हुआ है। एक दिन हमारे लोग गए वहाँ पे श्रीनगर, उनसे साइन करवा के लाए, और अगले दिन ही आर्मी जो है, इंडियन आर्मी को एयरलिफ्ट किया गया श्रीनगर वैली में, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया गया। लेकिन जब तक ये चल रहा था, उस समय फील्ड मार्शल करियप्पा थे कमांडर उस समय उसके, तो तब तक अमेरिका भी आ गया उसमें, कि अमेरिका ने बोला कि अभी तो हो गया है अभी कश्मीर को, तो आप लड़ाई रोक दो। हाँ, तो नेहरू जी ने तुरंत वो बोला करियप्पा साहब को कि आप लड़ाई रोकिए उसको, बट करियप्पा ने बोला कि अभी तो हम विनिंग सिचुएशन में हैं, आधा कश्मीर उनके पास है, हम मुझे लड़ने दो उसको, हम लाहौर तक भी जा सकते हैं। बट नेहरू जी अगेन ठहरे नेहरू जी, तो वो उन्होंने मानी नहीं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, करियप्पा जो है वो जो लेह और कारगिल है वहाँ पे जो आ गए थे वो उनके सैनिक, उनको पीछे उन्होंने रिपेल किया उसको। उन्हीं की वजह से आज जो लद्दाख रीजन जो है या कारगिल रीजन वो इंडिया में है। तो आई थिंक आपकी बुक पढ़ने से जो आप बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ना चाहिए, हमें प्राइड लेनी चाहिए यस अपने हिस्ट्री में, अपने शास्त्रों में। आई थिंक ये पढ़ने से, बुक पढ़ने से इस जनरेशन को काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी नॉलेज मिलेगी, इसीलिए किताब लिखी गई है। जी। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि किताब पढ़ें मेरी, बाकियों की भी जो है, बहुत सारे जो ऑथर्स हैं, विक्रम संपत जी हैं, साई दीपक जी हैं, आनंद रंगनाथन हैं, तो ये सब लिख रहे हैं, इन सब की किताबें पढ़िए ये, तो आपको किताब से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक डिफरेंट आपको नैरेटिव मिलेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगेन अभी देखिए, जस्ट लिबरलाइजेशन 1990s में शुरू हुआ, within 30 years we are the 5th biggest economy। तो वी आर एक्सपर्ट्स इन एवरीथिंग। जैसे हम एंशियंट टाइम्स में थे, एंशियंट टाइम्स में हमारा जीडीपी जो था एटलीस्ट टिल 1500 या 1600 वी वर प्रोड्यूसिंग 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, जो आज का अमेरिका भी उतना प्रोड्यूस नहीं करता है। तो अभी हम ऑलरेडी उस दिशा में बढ़ गए हैं। तो एक ये भी हमारे अंदर हो जाए जो कॉन्फिडेंस है, तो ये अगर आ जाएगा तो फिर वी विल बी एट द टॉप। With this, we will end our session. We thank Amit ji for his valuable time and insights. I hope you all will enjoy his book.